Hello students, how are you? I hope you should be fine. और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त सईद राशिद अली एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिपब्लिक डे। देखिए, यूँ तो सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल हुआ था, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था, इसकी खुशी में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक सवाल ये अक्सर व बेशतर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसको हम 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 25 को भी किया जा सकता था, 27 को भी किया जा सकता था। इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमें अपने पास्ट में जाना पड़ेगा, अपने माजी में जाना पड़ेगा और इतिहास के पन्नों को चेक करना पड़ेगा। तब जाके हमें ये इल्म होगा कि हम इसको 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। तो देखिए, मैंने उसी से मुताल्लिक़, उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, रिपब्लिक डे 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे अधिवेशन चल रहा था। ईयरली मीटिंग चल रही थी जिसमें हमारे मुल्क के सभी लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और जिसको कंडक्ट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब, जो बाद में हमारे फर्स्ट पीएम बने थे जब देश आज़ाद हो गया था। उसमें तमाम पर जो हिंदुस्तान के जिम्मेदार लीडर्स थे वो सब उसमें शिरकत कर रहे थे। उन्होंने 1929 में ये अहद किया, ये डिसाइड किया कि हमें अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर अपना झंडा हिंदुस्तान में लहराना है, यानी 1930 में, और उसकी डेट भी उन्होंने 1929 में डिसाइड कर ली थी कि हमें 26 जनवरी 1930 को ये काम अंजाम देना है। चुनाचे ऐसा ही हुआ, सब लोगों की राय से, उसमें सब लोग मौजूद थे, बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, बहुत सारे लीडर्स उसमें मौजूद थे। लियाकत खान जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हमें अपने खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान को इनके चुंगल से छुटाना है, इसे फ्री करना है, इसे आज़ाद करना है। उसके लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने उस डेट में, जो डेट फिक्स्ड हो गई थी 1929 में, नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये काम अंजाम दिया। अंग्रेज़ों के दरमियान, ब्रिटिशर्स के दरमियान इस बात को लेकर बहुत ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने और जोर बढ़ा दिया और उनको ये एहसास हो चला था कि अब हिंदुस्तान में तुम्हारा ज़्यादा दिन टिकना मुश्किल है। तो उन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार करी। वो पॉलिसी थी कि हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेला, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। वरना हमने पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है कि कभी भी हिंदुस्तान में ये भेदभाव नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बेपनाह मोहब्बत थी, सगे भाई बहनों की तरह मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। हर फंक्शन में जाना, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, होली को, दिवाली को, ईद को, बकरीद को, वगैरह वगैरह, सबको बहुत खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट करते थे। मगर उन्होंने वो कार्ड खेला और उसमें कामयाब हो गए। जैसे कि हमें सभी को मालूम है, बहुत ही शातिर कौम है क्रिश्चियन जिसको हम कहते हैं। बहरहाल, अब हम इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। देखिए, 1/26/1930 में ये फाइनल हो गया था। अब दूसरी डेट देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26/11/1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रेडी हो गया था। ये 1946 से लिखना शुरू हुआ था और जाकर 49 में, यानी कि 26 नवंबर को, 11वें महीने में ये कंप्लीट हो गया था। अब इसमें एक सवाल ये आता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है और मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये 49 में रेडी हो गया था तो उसी वक्त इसको लागू कर देना चाहिए था। फिर इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की गई, इतना इसको लेट क्यों किया, इसको 1950 में क्यों लागू किया? होना तो नवंबर में 1949 में हो जाना चाहिए था। हुआ ये कि
उस वक्त के जो दानिश्वर थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जो जीनियस लोग थे, नेहरू साहब थे, गांधी जी थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग थे। उन सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हमने 1930 में सब लोगों ने मुश्तरका राय से ये डिसाइड किया था कि हम अपना झंडा 1930 में लहराएंगे अपने ही मुल्क हिंदुस्तान में। एक तरीके से उसने एक परंपरा की शक्ल इख्तियार कर ली थी, एक रिवायत बन गई थी, एक ट्रेडिशन बन गया था, एक कस्टम बन गया था। तो सब लोगों ने ये कहा कि ये काम पिछले 20 साल से हो रहा है, 1930 से लेकर 1950 तक सीधा 20 साल हो गए। अब हम अपनी उस रिवायत को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हमने ये सोचा है कि हम अब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे वो 1950 में करेंगे, 26 जनवरी की शक्ल में, उसी दिन हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो उसका सबब ये है, अदरवाइज उसको 49 में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये बहुत ही अहम बात है। अब हम इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन ने इंग्लैंड को बहुत नुकसान पहुंचाया था, और उस वक्त जो वहाँ के पीएम थे, वो मैंने लिखा है विंस्टन चर्चिल, वहाँ के प्रधानमंत्री होते थे इंग्लैंड के, जो पूरी टीम को कंडक्ट कर रहे थे। और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर काम अंजाम दिया, उससे खुश होकर वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी रिकमेंड किया, और अल्टीमेटली उनको नोबेल प्राइज़ 1952 में मिल भी गया था कि आपने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है। मगर इसमें पेच ये फंस गया कि वहाँ की जो अपोजिशन लीडर्स, ये देखिएगा यहाँ पर जो अपोजिशन लेबर पार्टी, इसके 3 मेजर लीडर्स थे जिनका हिंदुस्तान में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कॉपरेशन है। उन्होंने बहुत ही अपना खूबसूरत कंट्रीब्यूशन दिया। कैसे? ये पहले थे पैट्रिक लॉरेंस, सेकंड थे आर.एस. क्रिप्स और थर्ड थे ए.वी. अलेक्जेंडर। इन 3 में इसके जो लीडर थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। इन्होंने ये डिसाइड किया कि आपका जो मुल्क है अभी ये आज़ाद हुआ है, फ्री हुआ है ब्रिटिशर से, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसमें उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि अगर हमारी सरकार बनती है और तो हम आपके मुल्क हिंदुस्तान में आपके लिए काम करेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे। और ऐसा ही हुआ, सरकारें बदल गई, वो यहाँ पर आए और उन्होंने एक मशवरा ये दिया कि अभी आपको अपने देश को चलाने का तजर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, तो लिहाजा और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी अभी तैयार नहीं है, क्योंकि 47 के तो 4 साल यूँ समझ लीजिए, 2 साल के बाद तकरीबन वो मुकम्मल हुआ। उसको हमने लिखा भी है इस शक्ल में कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये रेडी हुआ था, और इसमें आर्टिकल्स 395 होते हैं और 22 उसमें भाग में इसको डिवाइड किया हुआ है। और अहम बात ये है कि इसका जो वेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल वेट है वो है 13 kg, यानी 13 किलो। तो अब इसमें एक सवाल ये पैदा हुआ कि वो जो लोग थे उन्होंने हकीकत में हिंदुस्तान में ये कहा कि आप अपना आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल कर लीजिए, और इस तरीके से आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि 47 के बाद भी हमें हमारा उन लोगों का इंटरफेरेंस हमारे मुल्क में रहा, जो बहुत ही अहम है। अब इस पे दूसरे पहलू पर आते देखिए, एक ड्राफ्ट कमेटी नाम से एक वहाँ पर कमेटी स्टैब्लिश हुई थी हिंदुस्तान में, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इसको कंडक्ट कर रहे थे, और जो लोकसभा के हमारे अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ये जो अब ये देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है 1946 में हमारे पास जो, क्योंकि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 389 मेंबर्स थे, और 1947 में कुछ लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल और हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों अखंड भारत था। तो वहाँ से मेंबर सब मिला के माने जाते थे, बांग्लादेश के भी शुमार होते थे, पाकिस्तान के भी, हिंदुस्तान के भी। फिर 47 में लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे तो 299 रह गए थे, और 1946 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो गठन हुआ था
اس میں وہی جو میں نے آپ سے بتایا کہ وہاں سے شروعات ہوئی تھی، وہاں سے لکھنا شروع ہوا تھا، اور بہت سارے جو ہمارے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب تھے، ان کے جو ایڈوائزر تھے، سب لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، اور سب کے مشوروں سے کانسٹیٹیوشن مکمل ہوا، اور 1950 میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا، جیسے میں نے آپ سے بھی عرض کیا ہے۔ اب اس میں جو یہ ہمارے ممبرس تھے، آخر میں یہ 284 رہ گئے، 284۔ جب کانسٹیٹیوشن تیار ہو گیا 1950 میں، سب لوگوں نے ڈیسائیڈ کر کے سب کی سہمتی سے اس پر سگنیچر ہوئے ہندوستان کے سمویدھان۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو ممبرس تھے وہ تھے 284، ان سب نے ایک رائے قائم کر کے ہندوستان کے سمویدھان پہ دستخط کیے، وہ یا کہ اس پر مہر لگا دی کہ ہم سب لوگ اس کے لیے رضامند ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں ایک بہت اہم بات اور بھی ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے گا، 47 کے بعد سے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں الیکشن نہیں ہوا تھا۔ 51 میں الیکشن کی شروعات ہوئی لوک سبھا کی، اور 52 میں مکمل ہوا، الیکشن ہوا، اور اس کے بعد ہم نے جواہر لال نہرو صاحب کو فرسٹ پی ایم کی شکل میں الیکٹ کیا، اور انہوں نے شپث لی۔ تو آپ سمجھ لیجیے 47 سے 52 تک وہ ہے کہ 5 سال ہمارا کوئی پی ایم نہیں تھا، اور تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن تک ہمارا کوئی سمویدھان نہیں تھا۔ تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو سمجھ لیجیے گا۔ اور یہ جو 3 لیڈرز کا میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر، آر.ایس. کرک، اے.وی. الیگزینڈر اور پیٹرک لارنس، یہ تینوں نے ہندوستان میں بڑا میجر رول پلے کیا ہے۔ انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ کیا ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی ان لوگوں نے بتایا کہ آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کرتے رہیے، اور ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کوآپریٹ کرتے رہیں گے۔ تو سب لوگوں کے سہیوگ سے پورا خوبصورت ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے، جس کی آج سب لوگ مثال دیتے ہیں۔ اس میں ڈیموکریسی کا بھی ذکر ہے، سب چیزوں کا ذکر ہے، اور جتنے آرٹیکلس اس کے اندر ہیں وہ تو اس کے آرٹیکلس بہت خوبصورت ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو پڑھیں گے نہیں تو آپ اس کی ڈیٹیل کو سمجھیں گے نہیں، اس کی خوبصورتی کو نہیں سمجھیں گے۔ تو بہرحال یہ میں نے مختصر سی چیزیں آپ کو بتائی تھی، جو اکثر و بیشتر UPSC میں پوچھ لی جاتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ تو آپ کو اس کو اچھے سے پہلے جو باتیں میں نے عرض کی ہے سمجھ لیجیے گا، اور بعد میں اس کو اگر جب آپ اس کو نوٹ کریں گے کہیں پر اپنے جو آپ نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہاں پر اس کو ایڈ کر دیجیے گا، اور پھر آپ اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیے گا۔ تو بس آج اتنا ہی۔ اور آخر میں ایک بات میں اور بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے، ہمارا جو یہ ممبرز میں نے بتائے تھے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ بھی ہمارے ملک ہندوستان کی خوبصورتی رہی۔ ان میں 389 جو ممبر تھے، ان میں 15 عورتیں بھی شامل تھیں، یعنی کہ عورتوں کو بھی ہم عورتوں کا مقام شروع سے مانتے تھے، اور ان کو امپورٹنس اور ان کو درجہ دیتے تھے۔ تو عورتوں کا درجہ بھی ہمارے ان ممبرز میں شمار تھا۔ تو اس لیے آج میں جو باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ انتہائی ضروری ہے، کبھی وہیں سے بھی کوئی بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا اور نوٹ کر لیجیے گا۔ بس آج اتنا ہی، پھر کل آپ سے پھر دوسرے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔